हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आइए दोस्तों, हम लोग देख रहे थे आपदा का क्वेश्चन देख रहे थे। आज हम लोग आपदा के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे टॉपिक को खत्म करेंगे। एक्सरसाइज 3 है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इसमें थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है भूकंप, बी है चक्रवात, सी है सुनामी एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपका सुनामी। भूकंप में महासागर की तली में होने वाले जो भूकंप होता है, जो कंपन आता है ना, तो उसको हम कहते हैं सुनामी कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है पश्चिम एशिया, बी है प्रशांत महासागर, सी है अटलांटिक महासागर एंड डी है आपका बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। और यही 2004 ईस्वी में जो है हमारे 8वां जो महाद्वीप है जिलांडिया, वो क्या हो गया था, डूब चुका था, डूब गया था, है ना। 8वां महाद्वीप जिलांडिया जो है वो क्या हो गया था, डूब गया था 2004 के ये भयंकर सुनामी आई थी इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना था दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है पी तरंग, बी है एस तरंग, सी है आपका एल तरंग एंड डी है आपका टी तरंग। दोस्तों 3 तरंग उत्पन्न होते हैं जब भूकंप आते हैं, पी एस एल। सबसे पहला तरंग पी आता है और ये तेजी से तरंग आते हैं, तो ये इस जो सबसे पहला तरंग कौन हो जाता है, पी। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पी तरंग हो जाएगा। पी तरंग सबसे पहले आते हैं और तेजी से आते हैं और तुरंत ये खत्म हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन एल तरंग जो है ये धीरे धीरे आता है और ये काफी नुकसान पहुंचा के जाते हैं दोस्तों। तो हमारा एल तरंग जो होता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये 3 तरंग निकलते हैं, पी एस एंड एल आते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए है भूकंप केंद्र, बी है अधिकेंद्र, सी है अणुकेंद्र एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकेंद्र हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है दोस्तों, ये आपको देखना है। ऑप्शन ए है भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना। भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, क्या ये सही नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन बी है भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, सी है गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना एंड डी भगवान भरोसे बैठा रहना। तो दोस्तों ये आपका गलत है, भगवान भरोसे बैठा रहना ये आपका तरीका क्या है, गलत है दोस्तों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है दोस्तों, यह आपको बताना है कि क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है भूकंप केंद्र, बी है अधिकेंद्र, सी है अणुकेंद्र एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूकंप केंद्र हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। ऑप्शन ए है जापान, बी है चीन, सी है भारत एंड डी है बांग्लादेश। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जापान। जापान में दोस्तों दिन भर में 2 बार जो है यहाँ पे भूकंप आ जाते हैं, ठीक है। एक दिन में 2 बार यहाँ पे भूकंप आ जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है पी, ऑप्शन बी है एल एंड सी है एस एंड डी है ओ। तो देखिए भूकंपीय तरंग पी एस एल 3 ही तरंग जो होते हैं वो भूकंपीय तरंग होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये भूकंपीय तरंग नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 4, बी है 3, सी है 5 एंड डी है आपका 7। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, सबसे खतरनाक तरंग कौन है? तो दोस्तों अभी हम बताया आपको कि PSL 3 तरंग निकलता है, ये बहुत तेजी से निकलता है और तेजी से आता है और ये तुरंत नष्ट हो जाता है। आपका L तरंग जो है ये धीरे धीरे आता है और धीरे धीरे आता है, तो ये जो है ज्यादा जो है खतरनाक होता है, ठीक है, बहुत नुकसान पहुंचा के जाता है, बहुत क्षति करके जाता है। तो सबसे खतरनाक तरंग कौन है? ऑप्शन ए है P, B है S, C है L एंड D है P। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदन नगर है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है देहरादून, बी है रांची, सी है हैदराबाद एंड डी है चेन्नई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? ऑप्शन ए है जोन 1, बी है जोन 2, सी है जोन 3 एंड डी है जोन 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोन 5 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये 12 क्वेश्चन थे। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 4 पे इसका, ठीक है। आपका जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन है, तो देख लेते हैं इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दोस्तों, बहुत ही कम क्वेश्चन है। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? दोस्तों आपको बताना है कि बाढ़ जब आएगा तो आपको किस स्थान पर जाना चाहिए। कुछ ऑप्शन दिए हुए, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है कि किस स्थान पर जाना चाहिए। ऑप्शन ए है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, बी है आपका गांव के बाहर, सी है जहां है उसी स्थान पर एंड डी है खेतों में। तो दोस्तों जब बाढ़ आएगा तो हम ऊंची स्थान पर जाएंगे, ऊंची भूमि वाले स्थानों पर चले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? दोस्तों आपको बताना है, मलबे के नीचे अगर कोई व्यक्ति दब जाता है तो उसको पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है दूरबीन, बी है इंफ्रारेड कैमरा, सी है हेलीकॉप्टर एंड डी है टेलीस्कोप। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी इंफ्रारेड कैमरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूरबीन से दूर की वस्तु को देखा जाता है, हेलीकॉप्टर से मलबे के अंदर कैसे पता चलेगा, है ना। टेलीस्कोप से भी जो है इससे भी नहीं पता चलेगा, आपका इंफ्रारेड कैमरा से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, आपको बताना है। ऑप्शन ए है ठंडा पानी डालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? आपको क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए बताना है। ऑप्शन ए ठंडा पानी डालना चाहिए, बी गर्म पानी डालना चाहिए, सी अस्पताल पहुंचाना चाहिए, डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, जब अगर आग से जब जलेगा, अगर ज्यादा जल गया है तो पानी नहीं डाल, लेकिन अगर थोड़ी से अगर जला हुआ है, अगर जलता है तो आप क्या कर सकते हैं, ठंडा पानी में आप हाथ को डाल सकते हैं, ठीक है। उससे कुछ ठंडक मिलेगा, कुछ राहत मिल सकता है, ठीक है। बाकी गर्म पानी नहीं डालना है। आपको अस्पताल तो पहुंचना ही पहुंचना है दोस्तों, सेकेंडरी तो आपका अस्पताल पहुंचना ही है, लेकिन उससे पहले आप जलन को कम करने के लिए ठंडा पानी डाल सकते हैं। लेकिन अगर खाल उतर गया है, यानी कि हमारे शरीर बहुत ज्यादा झुलस गया है, तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ठंडा पानी डालना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों कि बस्ती मकान में या बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में आप क्या करना चाहिए, आप क्या करेंगे? बस्ती या मकान में अगर आग लग गया है दोस्तों तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए कहता है कि आप अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे, बी है दरवाजे खिड़कियां लगाना, सी है आग बुझने तक इंतजार करना एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे, है ना। आग लगेगा तो आप क्या करेंगे? अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुनामी किस स्थान पर आता है दोस्तों? सुनामी कहां आता है? ऑप्शन ए है स्थल पर, बी है समुद्र में, सी है आसमान में एंड डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र में सुनामी आता है, ठीक है। सुनामी कहां आता है? समुद्र में आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए इसका एक्सरसाइज 5 का चलते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 5 का आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, ठीक है। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है केबल का टूट जाना, बी संचार टावरों की दूरी, सी है टावरों की ऊंचाई में कमी एंड डी में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केबल का टूट जाना, ठीक है। सामान्य संचार व्यवस्था बाधित किससे होता है? तो केबल का तार अगर टूट जाएगा तो संचार व्यवस्था क्या हो जाएंगे? बाधित हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए कहता है सार्वजनिक टेलीफोन, बी है मोबाइल, सी है वॉकी टॉकी एंड डी है रेडियो। दोस्तों इसमें सार्वजनिक टेलीफोन भी हो जाएगा और रेडियो, ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये दोनों आपका आंसर होगा। सार्वजनिक टेलीफोन एंड मोबाइल, ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे क्या कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या हो जाएगा, सार्वजनिक टेलीफोन एंड मोबाइल दोनों हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? ऑप्शन ए है सुदूर संचार के लिए, बी है मौसम विज्ञान के लिए, सी है संसाधनों की खोज के लिए एंड डी दूरदर्शन के लिए। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसाधनों की खोज के लिए हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 है वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन ए कहता है रेडियो संचार, बी है हैम रेडियो, सी है उपग्रह संचार एंड डी है अंतरिक्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतरिक्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है? वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है टेलीफोन, बी है आपका पेजर, सी है मोबाइल एंड डी है आपका वॉकी टॉकी। तो सबसे ज्यादा उपयोग आपका क्या होता है? मोबाइल होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 है संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का खोज किया जाता है दोस्तों? अभी हम इसके क्वेश्चन इसका पहले हुआ है। ऑप्शन ए संचार उपग्रह, बी सुदूर संवेदी उपग्रह, सी है नेविगेशन उपग्रह एंड डी है ध्रुवीय उपग्रह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुदूर संवेदी उपग्रह हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये छोटे छोटे एक्सरसाइज दोस्तों जिसको आज हम खत्म करते हैं। एक्सरसाइज 6 है आपदा और सह अस्तित्व। ठीक है, आइए इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा आपको बताना दोस्तों क्या है प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन है आग लगना, बी है बम विस्फोट होना, सी है भूकंप एंड डी रासायनिक दुर्घटना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूकंप आना, है ना। भूकंप क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप वाले क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है अंडाकार, बी है त्रिभुजाकार, सी है चौकोर एंड डी आयताकार। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आयताकार। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? भूस्खलन होगा, मिट्टी जब वहां पे घिसकेगी, मिट्टी जब वहां पे कटेगी तो वहां पे कार्य उचित होगा, अनुचित होगा, लाभकारी होगा एंड डी उपयोगी होगा। दोस्तों भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर जब मकान बनाएंगे तो वो क्या होगा? हमारे लिए अनुचित होगा, हमारे लिए क्या होगा? अनुचित साबित होंगे, हानिकारक साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो जहां पे सुनामी आएगा दोस्तों, बगल में अगर समुद्र होगा और सुनामी हमेशा आते रहता है ना। तो ऑप्शन ए कहता समुद्र तट के निकट बनाना चाहिए, बी समुद्र तट के पास बनाना चाहिए, सी समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर बनाना चाहिए। दोस्तों हमारे जो सुनामी प्रभावित क्षेत्र में हमें कहां बनाना चाहिए मकान? तो समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर बनाने चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। चलिए ऊपर इसको थोड़ा कर लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। दोस्तों ये एक्सरसाइज 2 में जब हम करवा रहे थे तो वहां पे भी क्वेश्चन आया था कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो देखिए फसल को, पशुओं को, सी है भवन को एंड इनमें से सभी को। दोस्तों देखिए हानि तो सभी को होगी, क्योंकि जब फसल बर्बाद होंगे तो पशु भी क्या खाएगा, वहां उसको भी दिक्कत होगा, है ना। और भवन को भी जो है जब बाढ़ आएंगे तो जहां पे अगल बगल पानी आए तो भवन को भी नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों वहां पे हम बता दिए थे ऑप्शन नंबर डी, आपको इनमें सभी बता दिए थे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि सबसे अधिक हानि किसको होती है? दोस्तों अधिक हानि किसको होती है? आप उसको सुधार लेंगे, उसको अगर वो वीडियो भी देखें तो आप इसको याद कर लेंगे कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? तो फसल को हानि होती है। किसको होती है? फसल को हानि होगी। दोस्तों सबसे पहले फसल को हानि होगी, तब जाकर के सेकेंडरी में पशुओं को भी हानि होगी एंड डी भवनों को होगी। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फसल को होगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रबंधन का जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे खत्म हो गए हैं। आपके एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को और भी जितने भी आपके दोस्त हैं सभी को आप ग्रुप में आप सेंड कर दें, क्योंकि दोस्तों हम जितने भी एग्जाम के जो सेट है हम आपके हर प्रत्येक क्वेश्चन का, प्रत्येक जो है सब्जेक्ट का 5-5 सेट करवाने वाले हैं। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तो आपको जो जितने भी क्वेश्चन का 5-5 सेट करवाएंगे और उस सेट से आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन है वो सारे के सारे लड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियो को लगातार देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।